नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहला आर्टिकल है हमारा वो है रिगार्डिंग द इंडिया फ्रांस रिलेशन। ठीक है, कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। देखिए, पहले बात किया जाए कि इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे पहला जो मुद्दा उठता है वो ये उठता है कि किसी भी कंट्री का ट्रेड कैसा है। ठीक है, सो बेसिकली ट्रेड एक बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है इन दी फंक्शन ऑफ दी रिलेशंस। ठीक है, जो ट्रेड कैसा है दोनों दो कंट्रियों के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड पे नज़र डालें तो इंडिया का जो ट्रेड है विद फ्रांस, इट इज़ नियर अबाउट 10.31 बिलियन डॉलर्स। ठीक है ना, दिस वॉज फ्रॉम 2000 टू 2022। ठीक है, तो ये चीज़ देखा गया कि इट इज़ नियर अबाउट 10.31 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, एनुअली जो हम ट्रेड करते हैं वो लगभग नियर अबाउट 12.42 बिलियन डॉलर्स रहा 2021 और 22 में। फ्रांस जो है वो इंडिया का 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर पार्टनर है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। ठीक है, और जब भी आप कभी भी किसी भी कंट्री का ट्रेड देखें कि कोई भी कंट्री इंडिया के साथ कैसा ट्रेड कर रही है, तो आप ये ज़रूर देखें कि उस कंट्री का चाइना के साथ ट्रेड कैसा है, क्योंकि चाइना जो है बेसिकली, ठीक है, वो उसका जो ट्रेड होता है वो बहुत ही सरप्लस होता है, क्योंकि वो बेसिकली जो उनकी इकोनॉमी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट रहती है, एक्सपोर्ट में। तो अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना का जो भी ट्रेड है विद फ्रांस, इट इज़ नियर अबाउट 60 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 6 टाइम्स ज़्यादा है जैसे इंडिया से। तो एक ये भी चीज़ हमें देखनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चाइना और इंडिया का जो डिफेंस के बीच का जो एग्रीमेंट है, डिफेंस जो पैक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है फ्रांस हमारा, 2017 और 2021 के बीच में ये रहा है। ठीक है, फ्रांस से हमने बहुत सारी जो स्कॉर्पियन कन्वेंशन सबमरीन है वो भी मंगाई हैं। और आपको पता है कि जो राफेल हमने मंगवाया था, ठीक है, तो वो भी कहाँ से आया था, वो बेसिकली फ्रांस से आया था। फ्रांस की कंपनी थी डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, तो उसने ही राफेल को भी बनाया था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से ही लिया हुआ है। ठीक, अब हम बात करेंगे बेसिकली कि जो जॉइंट एक्सरसाइज है, कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस करते हैं, तो उसमें से आती हैं एक वरुण गरुण शक्ति, और एक और आती है दैट इज़ दी ला पर ओ यूज़। तो ये जो है ये सारी क्या है, ये सारी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और फ्रांस करते हैं आपस में। मैरीटाइम टाइज की बीच की बात किया जाए तो जॉइंट स्ट्रेटजिक विजन है कॉपरेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन्स, जो कि इंडिया और फ्रांस करते हैं। फिर इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है फॉर दी बेटर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर अदर एरियाज़ क्या क्या हैं जिसमें फ्रांस हमारी हेल्प करता है। सो फर्स्ट इज़ दी न्यूक्लियर डील। ठीक, जो सिविल न्यूक्लियर डील है इसमें भी फ्रांस ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ठीक है, 1998 में हमने जब परीक्षण किया था पोखरान वाला, ठीक है, तो उसके बाद इंडिया पर बहुत सारे क्या लगे थे, बैन लग गए थे, तो उस टाइम पर भी फ्रांस ने हमें बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिटिकल रोल इन लिमिटिंग द इंडियाज आइसोलेशन आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उसके बाद जो भी बैन लगे उसके बाद भी फ्रांस ने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ठीक है, और उसके अलावा जो इंडिया की जो परमानेंट सीट की डिमांड है यूएनएससी में, ठीक है, और उसकी जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की जो एंट्री है, इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट कौन करता है, इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है फ्रांस। ठीक, और इंडिया इज़ कमिटमेंट टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जो इंडिया है वो कमिटमेंट करता है क्या, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को बेसिकली कंप्लीट करने में। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हम बोलते हैं COP21। ठीक, COP21 की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, ये 2015 में हुई थी, और ये बोलते हैं कि हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, और नियर अबाउट 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें ग्लोबल टेम्परेचर को रखना है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमें कितना रखना है, 2 डिग्री से कम, एंड नियर अबाउट 1.5 डिग्री, ये बात की गई थी। तो उसके बाद एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ट्रंप के रिजीम में जो यूएस था वो क्या था, इससे वॉकआउट कर गया था।
ठीक है। तो यूएस बेसिकली इस एग्रीमेंट से, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वॉकआउट कर गया था, पर जैसे ही जियो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो फिर से यूएस ने इसको रीजॉइन कर लिया, ठीक है, रीजॉइन कर लिया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इंडिया भी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है ये 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, बेसिकली गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, ठीक है। और आपको ये पता है कि जैसे वन सन, वन सन, ठीक है, वन अर्थ और वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट था वो भी किसने दिया था, वो कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था इंडिया ने दिया था, और इसमें फ्रांस ने भी उसका क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो ये भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडो पैसिफिक नेचुरल पार्कर पार्टनरशिप, ठीक, फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनके मैनेजमेंट के लिए भी फ्रांस हमें सपोर्ट करता है। एंड द लास्ट इज द कंसर्न ओवर द राइजिंग ऑफ द चाइना। तो ये कुछ एरियाज हो सकते हैं जिसमें हम और बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी यूक्रेन क्राइसिस। अब देखिए यूक्रेन क्राइसिस क्या है। यूक्रेन क्राइसिस आपको पता है रशिया यूक्रेन की जो क्राइसिस चल रही है, तो उसमें भी इंडिया का और फ्रांस का बहुत ही की स्ट्रेटेजिक रोल रहा है, ठीक है। डाइवर्जिंग द स्टैंड बट दी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोगों के बीच के जो स्टैंड्स थे वो अलग अलग थे, ठीक है। फ्रांस बेसिकली वेस्टर्न अलाइज में था और इंडिया हमारे ईस्टर्न अलाइज में था, ये इंडिपेंडेंट अलाइज था, ठीक। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो इंडिया बेसिकली बिलीव करता है किसमें, पहले बिलीव करता था नॉन अलाइन मूवमेंट में, पर अब हम किस में बिलीव करते हैं, ऑल अलाइन मूवमेंट में, यानी कि हम सबसे अपना रिश्ते बनाएंगे जिससे भी हमें अच्छा लगेगा। तो नॉन अलाइनमेंट से हम ऑल अलाइनमेंट की तरफ मूव किए हैं। ये स्टेटमेंट था वैसे सुब्रमण्यम जयशंकर का, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, पंचशील के सिद्धांत को हम लोग मानते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज़ द वर्ल्ड इज होल फैमिली, इसको भी हम लोग मानते हैं। फिर बात करते हैं कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या है, डिजिटलाइजेशन, साइबर, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में, ब्लू इकोनॉमी के फील्ड में, और ओशियन साइंस और स्पेस की फील्ड में हम लोग फ्रांस के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक। कंक्लूजन क्या है कि बेसिकली इन द मेकिंग ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देयर इज़ अ मच ग्राउंड अहेड फॉर द फ्यूचर कोलैबोरेशन, यानी कि फ्यूचर में हम फ्रांस से और भी ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम दी श्रीहरिकोटा टुडे। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करेंगे इसमें। इससे पहले मैं अभी जो मैंने कल की जो 9 फरवरी की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें मैंने लोअर अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, ठीक है, और उसके बाद PSLV, GSLV, जियोसिंक्रोनस और स्टेशनरी, ये इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मैंने एलैबोरेट किया था, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है, ठीक है। इसको डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसका जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट किसने किया है, इसरो, दैट इज़ दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। फर्स्ट इसका जो ऑपरेशन था वो फेलियर हो गया था, बट ये जो टुडे है, ये आज का जो है, ये इसका दूसरा ऑपरेशनल लॉन्च है जो कि सक्सेसफुल रहा। ये बेसिकली 3 स्टेज में लॉन्च किया जाएगा व्हीकल, ठीक है। फर्स्ट इज़ दी सॉलिड फ्यूल बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक, एंड दिस इज़ दी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन एंड दी लिक्विड बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, ठीक है ना। और ये हेल्प करेगा क्या, इंसर्टिंग द सैटेलाइट इनटू द इंटेंडेड ऑर्बिट, यानी कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जितने भी व्हीकल होते हैं वो करते क्या हैं, जैसे ये व्हीकल है तो ये व्हीकल करेगा क्या, ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, जो भी सैटेलाइट है जिसको ये ले जा रहा है, तो इसको जहाँ ले जाना है वहाँ पर जाके ये उससे अलग हो जाएगा, और सैटेलाइट जो होगी वो उस ऑर्बिट में रह जाएगी, चाहे वो लोअर अर्थ ऑर्बिट हो या अपर अर्थ या हायर अर्थ ऑर्बिट हो। फ्यूल की बात की, किस फ्यूल का यूज़ कर रहा है, तो ये यूज़ कर रहा है मोनो मेथिल हाइड्रोजन को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ दी MON3। इट इज़ मिक्सड ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन विद 3% ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको पता रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं पेलोड कैपेसिटी के बारे में। हर जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसकी एक पेलोड कैपेसिटी होती है, तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है इट इज़ 120 टन्स, ठीक है, जिसमें से 10 to 500 kg जो है इंटू 500 किलोमीटर्स प्लेनर ऑर्बिट तक ये ले जाएगा। द सेकंड इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, छोटे होते हैं इन कंपेयर टू द तो बेसिकली क्या है कि ये छोटे होते हैं इन कंपेयर टू अदर सैटेलाइट
अदर लॉन्च व्हीकल। तो इस वजह से क्या है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है सैटेलाइट के लॉन्च करने में, और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल होती है, तो ये पता होना चाहिए। और ये प्राइवेट सैटेलाइट के डेवलपमेंट में भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि छोटा है तो इसको कोई भी जल्दी से बना सकता है, अदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी बना सकते हैं। द थर्ड इज लास्ट वन इज दी ऑफर्स द लो टर्न अराउंड टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्मोडेटिंग दी मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट को क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इट इज़ दी केसेस पेंडिंग एट दी हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो जो नंबर ऑफ कोर्ट केसेस है पेंडिंग, आपको पता है कि जो पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस है वो क्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली कोर्ट केसेस जो पेंडिंग होते हैं तो उनके रीजंस क्या है, कारण क्या है, किस वजह से पेंडिंग होते हैं। पहला हम बात करते हैं कि लो स्ट्रेंथ, ठीक है। जो जुडिशरी की जो स्ट्रेंथ है टोटल अभी भी जो है वो जुडिशरी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही, यानी कि जितने भी पद हैं वहाँ पर, जितने भी पोस्ट हैं वो मोस्टली जो पोस्ट हैं वो अभी क्या है, वैकेंट चल रही हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो जुडिशरी है वो अभी अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है। द सेकंड इज़ दी वैकेंसी की प्रॉब्लम, देखिए मैंने बताया कि जुडिशरी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही है। और उसके बाद इंक्रीज्ड अवेयरनेस, दिस कुड बी द रीज़न, एंड अपील जुडिशियल एक्टिविस्ट PIL। ये क्या है, देखिए जैसे क्या है कि जुडिशरी ने बेसिकली कोई किसी एक लॉ पर कोई अपना रूलिंग दी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये रूलिंग दे तो दी उसने, लेकिन इस रूलिंग को चैलेंज करने के लिए कोई PIL डाल देता है, ठीक है, कोई याचिका डाल देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो केसेस होते हैं वो सालों साल पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज इंडिया में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे अभी क्या है, अभी अभी हमें लिथियम के रिजर्व मिले हैं, आज की न्यूज़ है कि हमें लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, कहाँ पर, बेसिकली जम्मू में। तो अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अभी जैसे पता है आपको सोनम वांगचुक जो वहाँ के बेसिकली टीचर भी हैं, ठीक है, वो क्या वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लद्दाख की जो टेरिटरी है उसको सब खराब कर रहे हैं बाहर के लोग आके। तो कहने का मतलब है क्या कि अब ये लिथियम रिजर्व का जो भंडार है वो तो मिल गया वहाँ पर इसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने पड़ेंगे। अगर किसी ने पिटीशन कोई भी डाल दी तो क्या होगा, वो जो केस होगा वो फंस जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि PIL की वजह से जो केसेस की पेंडेंसी वो क्या होती है, बढ़ रही है। फिर उसके बाद ओवर क्रिमिनलाइजेशन एंड दी लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी जो भी हालत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, जो भी कोर्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, इवन टॉयलेट्स की भी प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप जानते ही हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग होती कैसी हैं। फिर बात करते हैं क्या हम इसके लिए और कर सकते हैं। हम काम कर सकते हैं कि हम जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो जितनी स्ट्रेंथ है उसमें भी क्या फुल पोटेंशियल पे लोग काम करें, ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू फिल द वैकेंसी, हम जजेस का क्या करना है, अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। जजेस के अपॉइंटमेंट में आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था 2014 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था कि ये नल एंड वॉइड है, नल एंड वॉइड। ये लेके कौन आया था, ये लेके आया था पार्लियामेंट, ठीक है। अभी कैसे होता है, अभी जो बेसिकली जो भी अपॉइंटमेंट होता है जज का वो होता है कॉलेजियम सिस्टम से, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम से होता है, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम जो बना था, ये बना था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केसेस के बाद। तो आपको पता होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केसेस के बाद कॉलेजियम सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। नो अपील इन केस ऑफ द सर्टेन कोर्ट्स, ठीक। कई सारी केसेस में क्या होता है कि नो अपील इन द केस ऑफ द सर्टेन केस। हम ये कर सकते हैं कि कई सारे जो केसेस हैं हम क्राइटेरिया डिसाइड कर दें कि भाई इस केस में अगर कोई PIL डालता है, ठीक है, तो हम उस PIL को इंटरटेन नहीं करेंगे। द रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। सब्सटीट्यूशन फ्रॉम दी ओवर क्रिमिनलाइजेशन टू दी पेनाल्टी, हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को अगर ट्रायल उनका चल रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हम उसको जेल में रखने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम उन पर पेनाल्टी लगा सकते हैं ताकि आप पैसे दे दें, पैसे दे के आप छूट जाए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं फॉर जो अगर कोई छोटा मोटा क्राइम है उसके लिए। फिर उसके बाद एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये क्या होता है कि कोर्ट की जो भी लेंदी जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, उसको, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो लेंदी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, हम अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी ला सकते हैं। जैसे कोई भी मीडिएटर लिया है, ठीक है, वो काम कर रहा है, या फिर मोबाइल कोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कई सारी हम
बेसिकली ऐसे मैकेनिज्म ला सकते हैं जिससे जो डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन है वो क्या हो जाए, कोर्ट के क्षेत्र से बाहर ही हो जाए, ठीक है, ताकि कोर्ट केस ना हो। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेबी के बारे में। देखिए, वॉज सेबी प्रेशर्ड टू गो ईजी ऑन दी अडानी ग्रुप आज दी कांग्रेस। तो बेसिकली कांग्रेस ने ये पूछा है क्या जो सेबी है वो क्या है, इजी काम कर रही है किस पे, अडानी पे, ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही है। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। आपने राहुल गांधी का स्पीच तो सुना ही होगा पार्लियामेंट में। फिर बात करते हैं हाउ डज द स्टॉक मार्केट फंक्शन। ये देखिए स्टॉक मार्केट के फंक्शनिंग के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। देखिए अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए क्या है, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इशू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने क्या किया, आपने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि कौन सा स्टॉक घटने वाला है, कौन सा बढ़ने वाला है, इस तरह की जो जानकारी थी वो क्या किया आपने पहले ही लीक कर दी। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इसकी वजह से जो स्टॉक्स है, ठीक है, वो स्टॉक्स का मैनिपुलेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक, आर्टिफिशियली उसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये आता है अंडर द इनसाइडर ट्रेडिंग। नॉन एडेरेंस टू दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 का है उससे अगर कोई भी कंप्लाई नहीं कर रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एंड दी मार्केट मैनिपुलेशन, जब भी स्टॉक का मैनिपुलेशन करोगे वही हमारा क्या है, मार्केट मैनिपुलेशन। रूल्स को वायलेट करना और प्राइस को मैनिपुलेट करना और डिलीवरी ऑफ द शेयर में क्या करना, डिलेज करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इट कम्स अंडर दी इश्यूज़, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आपको पता है कि अडानी ग्रुप जो है, ठीक है, अडानी जो इंटरप्राइजेस है, ठीक है, तो उस अडानी इंटरप्राइजेस में क्या है, बेसिकली उस पर हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई थी। और जब से हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई है तो तब से अडानी ग्रुप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं। इन्होंने अपना FPO लॉन्च किया हुआ था। मैंने कल बताया था कि पहले IPO आता है, IPO को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब आती है तो कोई भी कंपनी मार्केट से फंड्स रेज करती है, ठीक है, मार्केट से फंड रेज करती है। पर FPO में क्या होता है, FPO में वो मार्केट से फर्दर फंड रेज करती है, ठीक है, फर्दर फंड क्या करती है, रेज करती है। कहने का क्या मतलब है कि IPO में क्या हो रहा है, फंड को रेज किया जा रहा है, IPO में फंड को रेज किया जा रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। FPO कब होता है, FPO में जब IPO निकाला गया था तब जो कंपनी थी वो कहाँ पे आ गई थी, स्टॉक मार्केट में। तब जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई थी। और लिस्ट होने के बाद अगर और कंपनी को पैसा चाहिए तो वो निकाला जाता है क्या, FPO। तो ये है बेसिकली जो FPO है, ठीक है, FPO निकाला गया था। तो बेसिकली क्या है, ये अडानी ने FPO निकाला था, फिर उन्होंने वापस भी ले लिया, ठीक है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि अडानी इंटरप्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, ठीक है, और जो स्टॉक्स है उनका मैनिपुलेशन भी हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। सेबी की बात की जाए तो सेबी क्या, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत ये बनी थी। ये क्या काम करती है, ये प्रोटेक्ट करती है द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट। जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करती है, सिक्योर करती है, देखती है कि कोई भी इशू ना हो, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ना हो, ठीक है ना, कोई भी इंजीनियर्ड डेटा वहाँ पर ना आए, इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखती है। अथॉरिटी टू चेक द अकाउंट बुक्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ द मार्केट एंड इंटरमीडिएट। यानी कि जो भी जो बुक्स हैं, अकाउंट बुक्स हैं स्टॉक एक्सचेंज की, सारी चीज़ों को क्या करती है, सेबी मॉनिटर करती है, सेबी चेक करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया कि जो सेबी है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और उसके अलावा एक मेंबर होता है फ्रॉम दी ऑफिशियल्स ऑफ द RBI और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो कि 3 एटलीस्ट शैल बी द होल टाइम मेंबर, जिसमें से 3 जो हैं वो होल टाइम मेंबर होना चाहिए उन 5 में से, ठीक है ना। एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बात हुआ किसके बारे में, सेबी के बारे में। अब पावर बात करें तो सेबी क्या है, सेबी इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, जस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन। मैंने बात किया था कि इलेक्शन कमीशन भी क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। इलेक्शन कमीशन बेसिकली काम करता है एज ए सिविल कोर्ट की तरह अंडर द सिविल कोड प्रोसीजर एक्ट ऑफ 1908, ठीक है। तो उसके अंतर्गत सिविल कोर्ट की तरह ये काम करता है। ओके, सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन वर्क एज अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर एक्ट ऑफ 1908,
इट। तो उसी तरह से जो सेबी है वो क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। ये जजमेंट देती है, और जो भी अगर कोई फ्रॉड हो रहा है उसके रिगार्डिंग या अनफेयर कोई ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या करती है, ये जजमेंट देती है। ये क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है, यानी कि ये एग्जीक्यूट्स करती है रूल्स को, रेगुलेशन को, सेफगार्डिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। फिर उसके बाद जो क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, क्योंकि ये क्या करती है, फ्रेम करती है गाइडलाइंस को, किसके रिगार्डिंग, ट्रेडिंग गाइडलाइंस के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग ये लेजिस्लेशन करती है, और डिस्क्लोजर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। तो ये यहाँ से आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज़, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड जो प्रैक्टिस है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसका निर्माण 2002 में किया गया था, ठीक है। और ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली किस बॉडी को रिप्लेस किया था, इट इज़ दी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो था, तो उसको रिप्लेस करके उसको रिप्लेस करके हमने CCI, दैट इज़ दी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है। और ये जो है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और ये करता क्या है कि फेयर ट्रेड हो, तो इसको ये ध्यान रखना है, यानी कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और 19 को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और ये मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया था 2002 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं। ये डेवलपमेंट करता है जो स्टॉक मार्केट है उसको, ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके, और उसके बाद ये रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटर एंड दी FPI, एंड प्रिवेंट्स दी इनसाइडर ट्रेडिंग। जो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या अनफेयर कोई भी प्रैक्टिस ट्रेड हो रही है, उसको क्या करता है, स्टॉक मार्केट में उसको क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। या फिर कोई इंसान क्या कर रहा है, प्राइस मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है, और तो उसको भी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। और ये जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करता है, एजुकेट करता है, और जो भी अपडेट्स आती हैं उनके बारे में बताता भी है। और ये काम करता है, रेगुलेट्स द मर्जर एंड द एक्विजिशंस ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी कंपनी का कोई मर्जर हो रहा है तो उसको और उसके रेगुलेशन को भी कौन देखता है, सेबी देखता है, जो कि बना था 1992 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं PT उषा चेयर्स द राज्यसभा एमिड्स द थम्पिंग मेंबर, ठीक है। इस न्यूज़ में क्या है, देखिए, अगर बात किया जाए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, देखिए, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक हमारा हो गया लोकसभा, ठीक है, एक हो गया हमारा राज्यसभा। यहाँ से कुछ चीज़ें समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। देखिए, लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में एक हो गया हमारा स्पीकर, ठीक है, और एक हो गया हमारा डिप्टी स्पीकर, ठीक। राज्यसभा में क्या हो गया, राज्यसभा में हो गया हमारा चेयरपर्सन, और एक हो गया हमारा डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक। अब देखिए, जो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं, इसका एक और नाम है, बेसिकली नाम क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये पूरा नाम है इसका, ठीक। और यही हमारे क्या होते हैं, यही होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी, ठीक, जगदीप धनखड़ जी, ठीक। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो स्पीकर है, ठीक, वो स्पीकर क्या है, ये स्पीकर है। अब स्पीकर जो है ये बेसिकली क्या है, जब ये स्पीकर का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ, जब ये स्पीकर जो है, जब ये किसका काम कर रहा है, जब ये वर्किंग एज स्पीकर, ठीक। अगर कोई एक आदमी ए है, ठीक है, वो वर्किंग एज अगर स्पीकर है तो उस टाइम पर वो वीटो पावर का यूज़ कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो वीटो पावर का यूज़ कर सकता है। अगर कोई ऐसा बिल आता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो उस टाइम पर वो क्या कर सकता है, उस टाइम पर वो वीटो पावर का यूज़ कर सकता है, ठीक। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये चीज़ हो गई, ठीक। अगर मान लीजिए कोई आदमी स्पीकर नहीं रहा, अगर एक सामान्य आदमी है और वो स्पीकर अब नहीं रहा, कहने का मतलब क्या है, देखिए, अगर एक आदमी ए है और वो है स्पीकर, ठीक, तो स्पीकर के केस में वो वीटो पावर का यूज़ कर सकता है, ये आपको पता हो गया, ठीक। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्पीकर है वो एक लोकसभा का क्या होता है,
वो लोकसभा का एक क्या होता है, मेंबर भी होता है। स्पीकर लोकसभा का क्या होता है, मेंबर भी होता है। तो अब स्पीकर लोकसभा का मेंबर है, इसका मतलब ये है कि अगर स्पीकर का काम कर रहा है तो वो वीटो पावर का यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर स्पीकर का काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल मेंबर है, तो वो एक नॉर्मल बिल में क्या कर सकता है, वोट भी डाल सकता है। शायद आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला। अगर स्पीकर है, कोई एक आदमी ए स्पीकर है, ठीक, तो वो स्पीकर के पद पर क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। और कौन सी वोटिंग, वीटो पावर की यूज़ कर सकता है। लेकिन जब वो स्पीकर का काम नहीं कर रहा है, सपोज उसने रिज़ाइन कर दिया, तो उस कंडीशन में वो एक नॉर्मल मेंबर है और वो एक नॉर्मल बिल पर वोटिंग कर सकता है। यही सेम चीज़ होती है क्या डिप्टी स्पीकर के केस में। डिप्टी स्पीकर क्या है, डिप्टी स्पीकर नॉर्मल वोटिंग तो करेगा ही वो। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर के पद पर बैठ गया, सपोज स्पीकर कहीं घूमने चला गया है, ठीक है, या उसकी डेथ हो गई है, कहीं चला गया, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन पे डिप्टी स्पीकर क्या है, डिप्टी स्पीकर के पद पे बैठ जाएगा और उसके साथ साथ वो वीटो पावर के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। बट राज्यसभा के केस में थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। देखिए, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है, दैट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, जिसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसके पास वीटो पावर है, लेकिन अगर इसने एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा के पद से रिजाइन कर दिया तो इसके पास नॉर्मल वोटिंग की पावर नहीं है। ये पता होना चाहिए आपको। नॉर्मल वोटिंग की पावर इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर की बात की जा रही थी, ये क्या था, ये लोकसभा का मेंबर था, इसलिए नॉर्मल वोटिंग में क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन चूंकि ये जो चेयरपर्सन है, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ये उस मेंबर के किस सदन के, उस राज्यसभा के सदन के मेंबर नहीं है, और ये राज्यसभा के सदस्य के मेंबर नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नॉर्मल वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विडो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शायद ये चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन एक और इसमें कैच है कि ये जो डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, ये इसके पास तो नॉर्मल वोटिंग है। क्यों? क्योंकि ये किसका मेंबर है, ये राज्यसभा का मेंबर है। राज्यसभा का अगर मेंबर है तो इसके पास नॉर्मल वोटिंग की पावर तो है, ठीक है। ये हम समझ गए कि नॉर्मल वोटिंग की पावर है क्योंकि ये किसका मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, ठीक। लेकिन ये डिप्टी चेयरपर्सन जब बैठेगा किसके, वाइस प्रेसिडेंट के पद में, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट कहीं चले गया, कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में इसके पास वीटो पावर भी आ जाएगी, ठीक। अब आप शायद पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करें, ठीक है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पर सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को समझाया गया है जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। जो आर्टिकल 64 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यसभा के लिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 80, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 65 में क्या लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट to discharge his function during the casual vacancies in the office or during the absence of the president। तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उस कंडीशन में वो एक्ट करेंगे एज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एक्ट करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 62 क्या कहता है, आर्टिकल 62 बात करता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शंस to fill the vacancy in the office of the president and the term of the office of the person to elected as the for the casual vacancy। यानी कि अगर बेसिकली कोई वैकेंसी है ऑफिस में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो पर्सन है इलेक्ट किया है कैजुअल वैकेंसी के थ्रू, वो कैसे अपना काम करेगा। फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया था, ठीक है। आपको पता है जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसा होता है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ बताया गया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक। टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कब तक रहेंगे, तो बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, 5 साल का होता है। अभी हमारे जो करंट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो करंट बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट वो कौन है, जगदीप धनखड़ जी, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हैं। और उसके बाद हरिवंश श्री जो हैं वो डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनके पास क्या है, इनके पास इस समय वीटो पावर है,
ठीक। लेकिन इनके पास नॉर्मल की वोटिंग की पावर नहीं है क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। लेकिन इसके पास बात की जाए, इनके पास नॉर्मल वोटिंग की पावर तो है, पर अगर जगदीप धनखड़ जब रिज़ाइन कर देंगे और ये बन जाएंगे तो इनके पास वीटो पावर भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ है, तब इनके पास वीटो पावर आ जाएगी, तब इनके पास ये पावर चली जाएगी, जब भी कोई भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है तो उसे अपना सदन छोड़ना पड़ता है, चाहे फिर वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। इतना आपको पता होना चाहिए। क्या बताया मैंने? जब भी कोई भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है तो उसको अपना सदन छोड़ना पड़ेगा, जहाँ कभी वो मेंबर है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, अब बात करेंगे फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कम्स अंडर दी NDMA। ठीक है, तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक, उसके अंतर्गत क्या आएगा, फॉरेस्ट फायर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मैंने बताया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा बनी हुई थी और जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। मेंबर कौन है इसमें? प्राइम मिनिस्टर हैं और 9 अदर मेंबर हैं। ठीक है, विजन क्या है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का? इसका है कि हमें क्या करना है, हमें एक सेफर और डिजास्टर्स रेजिलियंट इंडिया को बनाना है, जो कि क्या हो, होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करे, हेल्प करे और सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें क्या करे, इन्वॉल्व करे। मैंडेट्स क्या है NDMA के? कोऑर्डिनेट्स एक्शंस ओवर दी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, यानी कि जो भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो रही है या मैन मेड डिजास्टर हो रही है उसको क्या करना है, उसको ओवरकम करने में हेल्प करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करना है एंड डिजास्टर रेजिलियंट क्राइसिस को हमें बेसिकली इस तरह से हमें उसको कंप्लीट करना है, यानी कि जो भी क्राइसिस है वो डिजास्टर उसको रेजिलियंट बना पाए। फिर उसके बाद लेआउट हमें करना है, पॉलिसीज़ बनानी है, प्लान्स गाइडलाइंस बनाने हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और इंश्योर करना है कि टाइमली और इफेक्टिवली क्या हो, रिस्पांस मिल जाए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और हमें फॉस्टर करना है कल्चर ऑफ प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन टुवर्ड्स द डिजास्टर। हमें एक ऐसा कल्चर बनाना है जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम जो भी नेचुरल डिजास्टर हो रही है उनको प्रिवेंट कर सकें, और अगर प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या हो जाएं, हम एटलीस्ट हम अपने आप को क्या कर लें, क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और ताकि जब हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, डिज़ास्टर को क्या कर पाएंगे, हम लोग मिटिगेट कर पाएंगे। जैसे आपने देखा है अभी इस टाइम पे तुर्की और सीरिया में क्या हुए हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा हैवी भूकंप आए जिसकी वजह से नियर अबाउट 12,000 से ज़्यादा लोगों की क्या हो गई है, अभी तक डेथ नोटिस की गई है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द NDMA अब बात करें तो ये क्या है, ये पॉलिसीज़ बनाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद नेशनल प्लान है उसको अप्रूव करेगा। ठीक, और ये प्रिपेयर जो नेशनल प्लान्स हैं, ठीक है, वो प्रिपेयर किसके द्वारा की जाएंगे, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ और द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ले डाउन करेगा जो भी गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, इन ड्राइंग ऑफ द स्टेट प्लान्स, और ये ले डाउन करेगा गाइडलाइंस फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इंटीग्रेटिंग मेजर प्रिवेंटिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो भी उसके मिटिगेशन एफर्ट्स हैं और जो भी प्लान्स और प्रोजेक्ट हैं उनको बनाएगा। और ये कोऑर्डिनेट करेगा इन्फोर्समेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज प्लान्स एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, और उसके बाद ये बात करेगा क्या, प्रोविज़न के लिए कि हमें एक फंड बनाना है, दैट इज़ द फंड फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन। ठीक है, तो हमें मिटिगेशन क्या करना है, मिटिगेशन फंड बनाना है ताकि उसका यूज़ कर सके इन केस ऑफ डिजास्टर। ठीक, और ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा सपोर्ट बाकी अदर कंट्रीज़ को मेजर डिजास्टर के टाइम पर। ठीक है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इस टाइम पे हम लोग टर्की की क्या कर रहे हैं, टर्की की हेल्प कर रहे हैं, हम उन्हें रिलीफ मटेरियल भेजा है, मैंने इस वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, एंड टेक सच अदर मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजास्टर एंड मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमें काम करना है, ताकि जो भी डिजास्टर की जो सिचुएशन आए हम उसको क्या कर सकें, हम उसको उस टाइम पे जो भी नेसेसरी मेजर्स हैं उसको हम ले सकें। और उसके बाद ये बात करेगा कि हमें एक बोर्ड और पॉलिसी बनानी है जो कि फंक्शनिंग को देखे, किसके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की जो फंक्शनिंग है उसको देखने के लिए बॉडी भी बनाई है। फिर बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में। ये क्या है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है एट दी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ये हर लेवल पे ये काम करेगा। ठीक है, इट इज़ द फेडरल पॉलिसी फॉर द स्टेट डिस्ट्रिक्ट शुड प्ले अ मेजर रोल इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या है, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, हर ऊपर नीचे के जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं सबको
एक मेजर रोल प्ले करना चाहिए किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन द ब्रॉडर प्लान एंड द पॉलिसी फॉर द गाइडलाइंस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड जो भी टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट्स है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, वो प्रोवाइड किया जाता है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बाय द गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर बात करें कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो हो गई, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसका जो उल्लेखन किया गया है, यानी कि जिसका जो डिस्क्रिप्शन किया गया है, इट इज डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर 4 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसमें बताया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। इसको हेड कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि जो डीएम है वो हेड करेगा किसको, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है ना, बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा, ठीक। अदर मेंबर्स कौन होंगे, कोई भी नॉट एक्सीडिंग देन 7 मेंबर्स, यानी कि बाकी के जो मेंबर होंगे वो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज SSLV कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला लिखा हुआ है कि SSLV में 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है बेसिकली, जिसमें 2 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस है, मैंने बताया था 2 नहीं है 3 है, ठीक है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 100 kg है, ठीक है। 500 kg प्लैनेट ऑर्बिट पे नहीं, कितना था, 150 बताया था मैंने, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फिर बात करें सेबी की, दैट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी हुई थी, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। फिर बात करते हैं, इट परफॉर्म्स द ट्रिपल फंक्शंस, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशरी एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल सही है कि जो भी नेशनल डिजास्टर जो भी सेबी है बेसिकली, ये क्या करती है, ये क्वासी जुडिशरी फंक्शनिंग करती है, यानी कि ये एक तरह की एग्जीक्यूटिव भी काम करती है, लेजिस्लेटिव भी काम करती है और जुडिशरी भी काम करती है, तीनों तरह से काम करती है। फिर आगे बात करें, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी क्या है हमारा, गलत है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। NDMA की रिगार्डिंग बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है, जो कि इसका निर्माण किया गया था अंडर दी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक। इट इज़ चेयर बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स इन दी नेचुरल डिजास्टर ओनली, नहीं नेचुरल डिजास्टर के अलावा भी कई सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट करती है, तो ओनली ए इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम इतना करते हैं, दिस इज़ दी एंड ऑफ दिस वीडियो, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वैल्यूबल कमेंट सेक्शन में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई फीडबैक है आप बता सकते हैं, उस हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँगा। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।